सभी सखियों, सहेलियों को और श्रोताओं को आकांक्षा सिंह और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। संगीता जी, हाँ, कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपसे प्रश्न पूछेंगे। हाँ, अच्छा, पूछिए। कौन सा रंग आपको सबसे ज्यादा पसंद है? अब संगीता जी इस समय सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दें। तो एक बताएंगे तो दूसरे के साथ नाइंसाफी हो जाएगी। मतलब आपको कई तरह के रंग पसंद है। जी हाँ, बिल्कुल। क्योंकि देखिए प्रकृति में भी बहुत सारे रंग होते हैं ना, तो बहुत सारे रंग जब मिलते हैं तभी तो इंद्रधनुष बनता है। क्या बात कितना सुंदर लगता है। भाई अगर आप मुझसे पूछेंगी ना, तो हम कहेंगे ये जो हरियाली का हरा रंग होता है ना, वो हमें बड़ा अच्छा लगता है। जी, वो तो बहुत ही अच्छा लगता है। और रंगों की बात हो रही है तो हमारा जो कार्यक्रम है सखी सहेली, वो भी तो कई तरह के रंगों से सजा हुआ है। जी। तो आज कौन-कौन से रंग समाये हैं? आज हमारे कार्यक्रम में देखिए जो विषय हम लेकर के आए हैं अपनी सखियों के लिए, उनमें तो आज बात करेंगे सखी जो हमारी आज विशेष सखी हैं, केबी सुंदरम्बल यानी कोड्डुमुडी बालंबल सुंदरम्बल की बात करेंगे आज। और आज यकीनन बारिश की भी बात करेंगे। बारिश की वो पहली फुहार जब पड़ती है तो तन मन खिल सा जाता है। नहीं, वैसे तो हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि बड़ा काम है, लेकिन जब बारिश की बूंदें शुरू में गिरने लगती हैं तो फिर सब छोड़ छाड़ के बिल्कुल बाहर देखने भी दौड़ पड़ते हैं हम, और साथ ही साथ जो मिट्टी की सौंधी खुशबू जो उठती है। जी। हाँ, वो तो पूरे साल ही याद रहती है। जी। और हाँ जी। और हम आज कुछ बातें करेंगे रोक टोक की आदतों पर। हाँ, लेकिन गीत के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और साथ ही साथ व्यंजन भी। हाँ, तो पहले गीत सुन लेते हैं।
कुछ बोलो जी, बोलो जी। मुझे तुम जो मिले सारी दुनिया मिली, मेरी प्रीत आज हसी। बोलो जी, बोलो जी। ये समा ये खुशी, बोलो जी, बोलो जी। जी, हम भी बोलेंगे और हमारे श्रोता भी लिखकर ज़रूर अपने कमेंट्स भेजेंगे कार्यक्रम में। और आज हम बात कर रहे हैं सखी विशेष कोड्डुमुरी बालम्बल सुंदरम्बल की। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1908 को तमिलनाडु के कोडुमुरी शहर में हुआ। इन्हें बचपन से गाने का शौक था। आगे चलकर सुंदरम्बल की मुलाकात पीएस वेलु नायर से हुई, जो उस समय के जाने माने नाटककार थे। ऐसा कहते हैं कि 1927 को तमिल स्टेज परफॉर्मर के रूप में वो सबसे पहले नजर आईं। इस मंच नाटक में उन्होंने गायन और अभिनय दोनों ही प्रस्तुत किया। और धीरे धीरे उनकी प्रतिभा निखरती गई और वाउली तिरुमनम, पावलाकोट्टी और हरिश्चंद्र जैसे जो मंच नाटक थे, इन नाटकों ने उन्हें अपार प्रसिद्धि दिलवाई। खासकर वाली तिरुमनम में उन्होंने मशहूर नायक एस.जी. कट्टापा के साथ भूमिका अदा की, जिनसे 1927 में उनका ब्याह हुआ। इस प्रकार दोनों साथ ही काम किया करते थे। जी, मणिमेखलाई, अव्यार और थिरुवल्यादल कराइकल, अम्मयार, महाकवि कालिदास, कंदन करुणाई, ये कुछ उनकी मशहूर फिल्में थीं और तमाम फिल्मों में भी उन्होंने गीत गाए थे। जी, सुंदरम्बल और उनके पति कट्टप्पा दोनों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दी। गीतों को गाया, मंच प्रस्तुतियां दी और लोगों से आग्रह किया कि वो खादी ही पहने और स्वदेशी अपनाएं। इनके कई साथियों को भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी भेजा गया। यानी के.बी. सुंदरम्बल ने अपनी कला के जरिए अपने देश के प्रति समर्पण को दर्शाया। जी, और स्वतंत्रता के बाद सुंदरम्बल 1951 में मद्रास विधान परिषद की सदस्य चुनी गई। इस प्रकार वो पहली भारतीय कलाकार बनी जिन्होंने भारतीय विधायिका में प्रवेश किया। कला के क्षेत्र में खासकर भारतीय रंगमंच पर सफल प्रस्तुति, गीत संगीत में योगदान के लिए के.बी. सुंदरम्बल को कई पुरस्कारों से भी नवाजा गया। जी, नेशनल किलर पुरस्कार गायन के क्षेत्र में सफलता के लिए, तमिलनाडु स्टेट फिल्म पुरस्कार और 1970 में भारतीय सरकार ने इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। नेशनल फिल्म पुरस्कार जो इन्हें मिला था वो गायन के क्षेत्र में मिला था। और सुंदरम्बल को भारतीय रंगमंच की रानी भी कहते हैं। जी जी, क्वीन ऑफ द इंडियन स्टेज। जी जी। तो देखिए, उस वक्त तो ऐसा होता था कि जो कलाकार आते थे आकांक्षा, उनमें बड़ी ही प्रतिभा चाहिए होती थी। कहने का मतलब उन्हें गायन भी करना पड़ सकता था, अभिनय भी करना पड़ सकता था। तो इस तरह से रंगमंच में सारा कुछ देखने को ही मिलता था, जिसमें ये बहुत आगे थी। बिल्कुल जी। मस्ताना
आ जाए। गालों को अगर देखे बिजली, गालों को अगर देखे बिजली, बादल में शर्म से छुप जाए। तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं। आंखों से पी रहा हूँ, मुझे होश ही नहीं। तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं। तू शोख हवा है गुलशन की, दामन से लिपटने आई है। ईमान जो ले ले दुनिया का, ईमान जो ले ले दुनिया का, कातिल वो तेरी अंगड़ाई है। तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ क्या करूं, मस्ताना चाल है तेरी, तारीफ क्या करूं। आंखों से पी रहा हूँ, मुझे होश ही नहीं। तू बेमिसाल है, तेरी तारीफ। भाई संगीता जी, तारीफ करने का जब भी मौका मिले तो चूकना नहीं चाहिए। लेकिन फिलहाल कार्यक्रम में वक्त एक अंतराल का है, जी। हम बस यूं गए और यूं आए। हाँ, विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सखी सहेली। जी, और देखिए ये मौसम ऐसा है कि कुछ न कुछ कहे बिना रहा भी नहीं जाता है। और इस मौसम की तारीफ में देखिए बहुत सारे जो कह सकते हैं कि प्रकृति ही एक तरह से कह सकते हैं कि तारीफ करती है। भाई संगीता जी, हाँ। पहले तो आप ये बताइए कि किस मौसम की बात कर रही हैं आप? हाँ हाँ, ये जो मौसम चल रहा है बिल्कुल, क्योंकि इसका भी तो हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। जो बारिश जब शुरू होती है, हाँ। हालांकि हर जगह इस समय बारिश शुरू नहीं हुई है, मानसून हाँ। अभी तक पूरी तरह आया नहीं है। हाँ। लेकिन वो जो पहली फुहार होती है ना, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है। हाँ जी, पशु पक्षी सभी महसूस हाँ। करते हैं। देखिए हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि बारिश के बिना इस सृष्टि में कुछ भी संभव नहीं। पहली फुहार का इंतजार सबको रहता है, लेकिन यहाँ पर यानी वैशाली जिले में बिहार में अभी पानी नहीं बरसा है, तो हम सबको बेसब्री से इंतजार है बारिश में नहाने का। लेकिन यही साथ ही साथ आपको सतर्क भी रहना पड़ता है। और हमारे एक और श्रोता ने लिखा है कि जब मानसून आने पर पहली बारिश से धरती भीगती है तो सिर्फ तन ही नहीं मन भी गीला हो जाता है। और मेरे होठों पर और इन्होंने कुछ एक गीत भी बताए हैं, तो कुछ गीत इन्हें भी गुनगुनाने का मन करता है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था ना कि देखिए पूरी प्रकृति ही गुनगुनाने पर मजबूर हो जाती है। ये मौसम ही ऐसा है क्योंकि इतनी ज्यादा चिलचिलाती गर्मी होती है कि बिल्कुल परेशान से हो जाते हैं। तो
और सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब वो पहली फुहार गिरेगी बारिश की और कब तन और मन दोनों भीगेंगे। हाँ। जैसे हमारी सखी कह रही है कि सीजन की पहली बारिश पर हम अपने घर के बाहर बारिश में भीगते हैं और खुश होकर मुस्कुराते हैं। भाई धूप के दिनों में बारिश में ठंडा प्राकृतिक स्नान करने के बाद बहुत ताजा लगता है। बरसात का एक दिन ऐसा दिन होता है जिसका सभी को इंतजार होता है। हर आयु वर्ग के लोग इस दिन को प्यार करते हैं और संजोते हैं इस दिन की याद को। हाँ, यानी कि बारिश जब होती है तो ये कह सकते हैं कि भाई अनायास ही लोग भीगना चाहते हैं। हाँ। लेकिन जब बारिश नहीं होती है तो फिर बस शावर के नीचे खड़े होकर के और बारिश का आनंद लीजिए। लेकिन बारिश है तो फिर कोई मानता नहीं है, निकल ही पड़ते हैं। सेहत को तो बाद में देखा जाएगा, बच्चे भी नहीं मानते। भाई गर्मी से राहत मिलती है और जब ये जो बारिश होती है ना बूंदों के रूप में मतलब सिर्फ पानी ही नहीं बरसता। हाँ। साथ ही बरसती है उमंग होती है, उत्साह होता है और तन और मन जो होता है ना मतलब एकदम प्रफुल्लित हो जाते हैं। हाँ, कहने का मतलब कि खुशियां बेशुमार होती हैं और इसके साथ साथ देखिए कि धरती की प्यास भी बुझती है और एक आस भी जो होती है वो भी कहते हैं कि खत्म होती है। कि जो हमारे किसान भाई हैं वो भी अपने हल बैल की तरफ चल देते हैं, अपने खेतों की तरफ लेकर अपने हल बैल, क्योंकि उनके मन में भी एक आस होती है कि भाई अच्छी इस बार बारिश होगी और हम भी यही उम्मीद करते हैं कि खूब अच्छी बारिश हो और खूब अच्छी फसल हो। बिल्कुल सही बात है संगीता जी। पहली फुहार पड़ी नहीं और छाते, रेनकोट और बरसाती इन सब मतलब कहते हैं ना पूरा बाजार ही बिल्कुल भर जाता है। अगर घर में है तो पिटारे से ये सारी चीजें बाहर आ जाती हैं और हर चीज को बचाने की एक कवायद सी शुरू हो जाती है। और खासकर जो किताबें घर में हैं जी, वो सीलन से खराब ना हो जाए या पानी पड़कर भीग न जाए, उसकी एक चिंता जो होती है तो उसके लिए हमें पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हाँ, घरों में भी कुछ ऐसा ही होता है कि भाई समझ में आता है कि हाँ इस बार यहाँ सीलन पड़ने वाली है, वहाँ सीलन पड़ने वाली है, तो कुछ तैयारियां ऐसी ही होती हैं। और ताल तलैये जब थोड़े भरने लगते हैं तो बच्चे भी बड़े मशरूफ हो जाते हैं कि भाई नाव अब तो जरूर चलेगी। और सैर सपाटे का जो समय है यानी ठीक से बारिश पड़ रही हो चाहे ना पड़ रही हो, लेकिन अगर नहीं भी पड़ रही है तो जो काले घने बादल जब छाते हैं तो कहीं ना कहीं वो एक आस लेकर आते हैं कि हाँ अब मौसम बदलने वाला है। गर्मी से चिलचिलाती गर्मी से जो तन और मन एक तरह से जो झुलसते जा रहे थे अब उनको शीतलता मिलने वाली है। बारिश आने वाली है। मोटे मोटे कपड़ों से भी थोड़ी राहत मिलने वाली है कि भाई कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बड़े हल्के भी होते हैं लेकिन लगने लगता है कि ये तो बड़े भारी हैं। तो मौसम कुछ ऐसा होता है कि जो कपड़े होते हैं वो भी बड़े हल्के से हो जिसमें फटाफट एकदम से सूख जाए। तो इस तरह की चीजों की को भी ढूंढने का सिलसिला चलता रहता है। और ये जो बदलता मौसम रहता है ना इसको देखकर बस मन करता है कि कहीं दूर घूमने चले जाएं। हाँ। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालो, मुझे दोष न देना जगवालो, हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया
सा बदन चंचल चितवन। मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है, किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। भाई संगीता जी, बारिश की बौछार जब चेहरे पर पड़ती है वो बचपन की याद ताजा हो जाती है। वो बचपन में कागज की नाव बनाकर बारिश के पानी में मस्ती याद आती है, ऐसा हमारी एक सखी कह रही हैं। जी बिल्कुल। बच्चे जो एक और श्रोता ने लिखा है कि आपने जो आज विषय लिया है उससे तो सुन करके बिल्कुल बचपन की यादें एकदम ताजा हो गई। क्या बात है। और ये बच्चे जो होते हैं ना, वो बस इंतजार में रहते हैं कि चूंकि चिलचिलाती धूप में मन, कहते हैं ना, मन खोल के दौड़ नहीं सकते, खेल नहीं सकते बाहर। तो बारिश का मौसम आते ही तो जब फुहारें पड़ने लगती हैं तो बस दौड़ के निकल जाते हैं कि अब तो मन भर के भीगेंगे। हाँ, फिर घर लौट करके पड़ती भी है। इतना फिर से वापस नहाओ धो, इतने सारे पानी लगा लिया, कीचड़ लगा लिया, क्या लगा लिया, मिट्टी लगा ली, तो फिर उसके बाद भी ताजपोशी तो थोड़ी होती है। लेकिन जो बचपन जो होता है ना संगीता जी, हाँ, वो खुल के बारिश का आनंद लेता है। हाँ, ऐसा मुझे लगता है। हाँ बिल्कुल। देखिए, जो लोग भीग लेते हैं वो तो अच्छा है, जो नहीं भीग पाते हैं वो ऐसे ही आनंद ले लेते हैं क्योंकि उनका मन भीगता रहता है। बारिश भले ही थोड़ी कम हो रही हो लेकिन मन जरूर भीगता रहता है। तो ये तो होता है। और देखिए, ये जो बारिश का समय होता है इसमें जो निखार होता है, खासकर अगर फूलों को देखिए तो बड़े खूबसूरत नजर आते हैं। यूं लगता है कि जैसे सब कुछ किसी ने बिल्कुल अच्छे से फाउंटेन डाल के, पानी डाल के खूब अच्छा धुल दिया हो। और रंग जो होता है वो खूब अच्छा सा खिल जाता है, कहते हैं। संगीता जी, सिर्फ फूल ही क्यों, पूरी प्रकृति देखिए ना, ऐसा लगता है किसी ने एकदम धो पोंछ के साफ कर दिया है। हर चीज, हर पत्ता चमक रहा है। हाँ, और उसमें से जो एक एक बूंदें टपकती हैं और उनसे जो झनकार निकलती है वो तो बड़ी गजब की होती है। अच्छा, बौछार जब पहली फुहार पड़ती है तो आनंद तो खूब आता है। लेकिन भाई यही वो समय है जब सावधानी भी बरतना बेहद जरूरी है, क्योंकि कई सारी चीजें हैं, जैसे मौसमी बुखार है, सर्दी जुकाम या पानी से होने वाली बीमारियां, ये सब भी तो फैलती हैं। हाँ बिल्कुल। और अब एक गीत सुन लेते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर।
तेरा होगा मुझ पर। चाहे बना दो चाहे मिटा दो, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो देंगे दुआएं। उड़ उड़ के कहेगी खाक सनम ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर, दिल चाहता है वो कहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो। एहसान तेरा होगा मुझ पर। एक ब्रेक के बाद लौटते हैं आकांक्षा। एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने सभी श्रोताओं का सखी सहेली कार्यक्रम में। आकांक्षा, हमारी एक सखी ने लिखा है कि सीजन की पहली बारिश पर हम अपने घर के बाहर बारिश में भीगते हैं और खुश होकर मुस्कुराते हैं। धूप के दिनों में बारिश में ठंडा प्राकृतिक स्नान करने के बाद ये बहुत ताज़ा लगता है। बरसात का दिन एक ऐसा दिन होता है जिसका सभी को इंतजार होता है। हर आयु वर्ग के लोग इस दिन को प्यार करते हैं और संजोते हैं। यानी कितनी सारी आशाएं होती हैं। बिल्कुल। हाँ। हमारी एक सखी कह रही है कि बचपन से आज तक मेरा सबसे पसंदीदा मौसम बरसात ही है। हाँ। पहली फुहार की बात ही क्या है, रिमझिम बरसता हुआ बादल और उस बारिश में दोस्तों के साथ खेलना। बचपन में माँ कितना भी छिपाकर स्कूल बस तक ले जाए, हम मौका देखते थे छाते से बाहर आने का। पहली बारिश में भीगने का मौका कभी नहीं छोड़ा, आज भी नहीं छोड़ते। कागज की कश्ती, छतरी लेकर छतों के पानी के नीचे खड़े हो जाना। हाँ। बारिश के पानी से भरे हुए गड्ढों में छप से कूदना। भाई ये सारी शरारतें तो हम सभी बचपन में करते हैं, लेकिन जो माता पिता होते हैं, खासकर माँ होती हैं, वो चाहती हैं कि बच्चों को कहीं चोट न लग जाए या कोई नुकसान न पहुंच जाए। सिर्फ माँ ही क्या, माता पिता दोनों चाहते हैं। तो वो जो रोक टोक होती थी ना, वो तब तो हमें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं उनका प्यार छुपा होता था। हाँ बिल्कुल। और तब बाद में समझ में आता था कि हाँ, रोका टोका ना होता तो फिर तो गड़बड़ हो गई होती। तो इससे सीख पर भी बड़ा असर पड़ता है। देखिए, हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बड़े बुजुर्गों द्वारा रोक टोक उस लाल सिग्नल की तरह होता है जो आपको खतरों से आगाह करता है। अगर कोई गलत आदतों को रोकने टोकने वाला घर में कोई बुजुर्ग है तो उनका एहसान जताइए, न कि उन पर गुस्सा कीजिए। याद रखिए, जिस बागों में माली नहीं होते वहाँ पौधे जल्दी सूख जाते हैं। समय समय पर पानी देने से ही उनके पौधे बड़े भी होते हैं और खूबसूरत फूल भी उनमें खिलते हैं।
क्या बात है। वैसे ही हमारी सखी कह रही हैं कि बड़ों हाँ। की रोका-टोकी सचमुच उस समय बहुत खराब लगती थी। हर बात में ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बोलो, ऐसे कपड़े पहनो, हुँ, देर रात तक जगो मत, सुबह जल्दी उठा करो, फिजूल खर्ची से बचो। पर आज ये सब बातें अनमोल हैं। हुँ, जिन बातों पर हमने अमल किया वो बातें जिंदगी में बहुत काम आई। पर हुँ, आज के लिए टीका टिप्पणी कोई मायने नहीं रखता। हुँ, टका सा जवाब, आप दकियानुसी विचार छोड़िए, जमाने के साथ चलिए। हुँ। लेकिन अगर कहा जाए कि भाई बारिश में हेलमेट लगा लीजिए, तो फिर इसमें क्या है? इसमें रोक-टोक की तो कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल मौसम से भी बचाता है आपको और बहुत तरह की तकलीफ़ों से बचाता है। वैसे जहाँ तक रोकने-टोकने की बात है आकांक्षा, हुँ, ये इन आदतों पर देखिए गौर करने की ज़रूरत तो है, ज़रूरत तो बनती है। क्योंकि छोटी उम्र के बच्चे जो होते हैं, उनके सीखने में कहीं न कहीं अगर बहुत ज़्यादा आप रोक-टोक कर रहे हैं, तो ये बाधा तो उत्पन्न करते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा हम रोकते-टोकते हैं कहीं, तो ये भी संभावना होती है कि कहीं हीनता का भाव तो नहीं पनप रहा, खासकर जब हम बुजुर्गों की भी बात करते हैं, क्योंकि देखिए रोकना-टोकना तो सभी में होता है, हर उम्र में देखा जाता है। बिल्कुल, इंसान के हुँ, स्वभाव में है रोका-टोकी करना, लेकिन संगीता जी, कुछ हद तक अगर रोकना-टोकने की आदत है तब तक तो ठीक है कि किसी ऐसी बात पे हमने कि सामने वाले व्यक्ति को रोक दिया कि जिससे उसका नुकसान हो रहा था, ये हाँ, हमें समझ में आ रहा था। लेकिन वो कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि वो हर बात पे रोका-टोकी करते हैं। हाँ, तो इस आदत पे तो कहते हैं ना, विचार बिल्कुल। करने की ज़रूरत है। हाँ, अब अगर हम छोटे बच्चों को हर काम करने से रोकेंगे, तो होगा ये कि वो थोड़ा हर काम करने में थोड़ा हिचकिचाएंगे, डरेंगे। हुँ, जी। तो रोकने टोकने की बजाय जब वो उन्हें कोई काम सौंपा जाए तो उनके कामों पर नजर रखें, हुँ, है ना? हुँ। जी, और छोटी-छोटी बातों पर टोकना, ये कहना कि भई ये अच्छा है कि ये खराब है, ये ठीक है, ये नहीं ठीक है। तो फिर आप ये देखें कि बच्चों को अगर इस तरह से हर एक बार अगर कहा जाता है, तो कहाँ वो सीखता है और कहाँ वो सकुचाकर बिल्कुल से बैठ जाता है। तो इसकी भी संभावनाएँ होती हैं, तो इस पर भी ज़रा गौर करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक मानसिक आज़ादी की जहाँ तक बात होती है, वो भी छिनती-सी लगती है कि ऐसा लगता है कि भई कहीं मानसिक आज़ादी तो नहीं छीनी जा रही। तो इससे बौद्धिक विकास भी बहुत प्रभावित होता है। क्योंकि जब हम बिल्कुल। किसी को कहते हैं तो जो उसका जो शारीरिक हिसाब-किताब है वो तो बाद में है। लेकिन उसके दिमाग में, मन मस्तिष्क में कहीं न कहीं ये बात ज़रूर चलती है कि क्या सही है, क्या गलत। तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि तो दिमाग पर ही असर पड़ता है और बिल्कुल। उसके बाद फिर जो व्यावहारिकता है उस पर भी असर पड़ता है। तो मनः स्थिति पर भी इन चीज़ों का असर पड़ता है। और रोकने-टोकने में सभी को, हाँ। खासकर छोटे बच्चों को डाँट का डर, एक कहते हैं ना, एक बना रहता है। हुँ, और कभी-कभी होता ये है कि हम आपे से बाहर हो जाते हैं और हुँ, अनाप-शनाप कुछ बोल जाते हैं, हुँ, जो सामने वाले व्यक्ति को अच्छा ना लगे, हुँ, या छोटी चीज़ों की हानि को भी हम कभी बड़ा बनाकर बताने लगते हैं, जिससे बच्चे या सामने वाला अगर कोई और व्यक्ति है तो वो उनके मन में डर बैठ जाता है, या जी, हो जी। सकता है कुंठा की भावना भी उनके मन में घर कर जाए, हुँ, या डर की भावना भी प्रबल हो जाती है। और कभी-कभी ये भी होता है कि ज़्यादा रोकने टोकने से कई लोग काम करना ही छोड़ देते हैं। मतलब हाँ। एक मानसिकता ये पनपने लगती है कि भई ना हम काम करेंगे, ना ही हमें रोका-टोका जाएगा। हाँ, लेकिन रोक-टोक की जहाँ तक बात है, देखिए एक सीखने की जब बात होती है, समझिए कि साइकिल चलाना सीखना है, इसी से ले लीजिए। तो एक 1-2 बार हम जब कहते हैं, तो ये एक कुछ तो डर भी पनपता है कि भई नहीं चला पाओगे या गिर जाओगे, ऐसा हो जाएगा, चोट लग जाएगी या भारी है, कुछ इस तरह की बातें। हुँ, हुँ। तो कुछ सीखना अगर होता है, तो फिर उसके पीछे-पीछे रहना, उसको ध्यान देना और एक तरह से उस पर एक निगाह बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। और इससे इतर जहाँ रोकना-टोकना है, वहाँ नहीं रोके, मसलन पैसे बच्चों के हाथों में, मतलब कहते हैं ना, ज़रूरत से ज़्यादा देना, हुँ, या देर तक घूमकर लौटने पर उन्हें ज़्यादा आज़ादी देना, या पूछताछ ना करना, हुँ, नहीं कहीं जाने पर रोकना। हुँ, तो इन बातों पर रोकना कुछ हद तक ठीक है। हुँ। लेकिन अगर ज़्यादा रोक-टोक हो, तो वो भी गड़बड़ है। अब सुन लेते हैं एक गीत आकांक्षा। चेहरे पे गिरी जुल्फे कह दो तो हटा दूं मैं, गुस्ताखी
दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। ये रूप हंसी धूप बहुत खूब है लेकिन उल्फत के बिना फीका चेहरा तेरा रंगीन। एक दीप मोहब्बत का कह दो तो जला दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है। अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। सरकार हुआ प्यार खता हमसे हुई है। अब दिल में तुम ही तुम हो ये जान भी तेरी है। अब चीर के इस दिल को कह दो तो दिखा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। चेहरे पे गिरी जुल्फें कह दो तो हटा दूं मैं। गुस्ताखी माँ, गुस्ताखी माँ। भाई ये रोकने टोकने की बातें हो रही हैं संगीता जी। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मेरे चाचा शुगर की बीमारी से पीड़ित हैं। उसमें तो बहुत रोकना पड़ेगा। हाँ, अभी आम के मौसम में उन्हें रोकता टोकता हूँ तो वो बुरा मान जाते हैं और कभी कभी बातचीत भी नहीं करते हैं। जी जी। भाई इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। आप ही की मतलब अच्छाई के लिए कहा जा रहा है और इतने प्यार से अगर कोई कहता है तो उस चीज को छोड़ दीजिए ना। तो ऐसे ही गाना तो हमने सुनवाया। सहजता से भी बात कही जा सकती है, रोका टोका जा सकता है। हाँ भाई बिल्कुल भी, लेकिन संगीता जी बिल्कुल भी रोकना टोकना नहीं है। ऐसी बात भी नहीं है कि बच्चों को बिल्कुल ही आजाद छोड़ दिया जाए। इससे ना बच्चे जिद्दी भी हो जाते हैं और कभी कभी ऐसा भी होता है कि बड़ों को ना टोका जाए किसी बात के लिए तो मनमानी भी करने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि बच्चे भी बड़ों को टोकते हैं। हाँ। ये मम्मा तुम क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है। तो भाई वो भी अगर अच्छी बात है, आप देखिए ध्यान दीजिए, अगर आपको सही बात के लिए रोका जा रहा है तो रुकना चाहिए। बिल्कुल। और कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बिल्कुल नहीं बोलते, शायद इससे कि उन्हें अपने बच्चों पर ज्यादा भरोसा होता है। अब भाई ये ठीक भी है कुछ हद तक, लेकिन ज्यादा भरोसा किसी को बिगाड़ भी सकता है। हाँ, देर रात लौटे तो पूछना तो चाहिए। हाँ, कि कहाँ थे, क्यों देर हो गई। और अगर आपने बच्चों को कुछ काम दिया है या किसी को भी कुछ काम दिया है तो रोकने टोकने से अच्छा है कि उन्हें करने दें वो काम। जी। कुछ गलतियां होंगी लेकिन वो सीखेंगे। जी, छोटी मोटी चीजें ही टूटेंगी और क्या होगा, लेकिन कुछ तो सीखेंगे। सलीका तो आएगा काम करने का। और छोटे छोटे काम भी उनको बता सकते हैं। बिल्कुल। जिससे कि वो बशर्ते ये कि आप रोके टोके ना बहुत ज्यादा। तो जो सहज होके काम किया जाता है ना, वो दिल से किया जाता है। और मानते भी हैं बच्चे, मानते भी हैं, सभी मानते हैं। हाँ, तो सहज होकर ही हम उन्हें कहें, वो सीखें। जी। और अब किचन की तरफ चलते हैं, रसोई की तरफ चलते हैं। जी, तो हम अपनी सखियों को बताते हैं, अपने श्रोताओं को बताते हैं चीज बर्स्ट पराठा।
ओह, चीज बर्स्ट पराठा। हाँ, अभी तक तो वो पिज्जा था ना, लेकिन ये पराठा है तो घर हाँ, में तो ये बना सकते भारतीय हैं। रूप है। हाँ, आप घर में बना सकते हैं। तो 1 कप गेहूं के आटे में 1 कप मैदा मिलाएं। अच्छा, ये भी है कि आप चाहें तो मैदा ना आटे भी से मिलाएं? बनाएं, हाँ, और मैदा मैदा चाहते हैं तो मैदे से भी खाली बना सकते हैं या मिलाकर भी बना सकते हैं। और इसमें आधा चम्मच, यानी मतलब आपको जितना ठीक लगता है स्वाद स्वाद अनुसार, अनुसार। हाँ, नमक डाल दें। और 1 छोटी चम्मच घी डालकर उसमें थोड़ा सा पानी डालकर उसका बहुत ही मुलायम, मतलब एकदम भी नहीं, लेकिन हाँ मुलायम आटा आपको लगाना है। जी। और थोड़ी देर के लिए इसको रख दें सेट होने के लिए, जिससे इसके रवे जो होते हैं ना वो फूल जाते हैं तो बहुत मुलायम बनते हैं। लगभग 100 ग्राम या थोड़ी ज्यादा, जैसा भी आपको पसंद आता है, चीज ले लें और उसे अच्छी तरह से ग्रेट कर लें। अब थोड़ा सा जो आटा है जो हमने रखा था सेट होने के लिए, उसमें हाथ पर थोड़ा सा घी लगा लें और उसे अच्छी तरह से एक बार फिर मसल कर उसकी लोइयां काट लें, बराबर बेलें। थोड़ा सा अगर आपको पसंद है तो इसमें किसी भी तरह की सॉस लगा सकते हैं, नहीं तो पिज्जा सॉस भी आप लगा सकते हैं, या नहीं चाहते हैं, किसी को नहीं अच्छा लगता है तो बस उसमें चारों तरफ आप घी लगा दीजिए। यानी कि वो जो रोटी आपने बेली है उसमें आपको थोड़ा सा घी लगाना है, या फिर पिज्जा सॉस लगा दीजिए उसके ऊपर। अब जो आपने चीज ग्रेट करके रखा है, ग्रेट करके, तो उसको ऊपर से फैला दीजिए और फिर उसको बंद कर दीजिए। फिर बर्तन लगा करके अच्छी तरह से उसको बेलिए, लेकिन आपको ये देखना है कि आपको हल्के हाथ से इसको बेलना है और धीमी आंच पर सेकना, यानी कि जो मीडियम आंच है ना, वैसा सेकना है। और पिज्जा सॉस की जगह आप जो भी आपको टोमेटो सॉस पसंद है वो भी लगा सकते हैं, या किसी तरह की जो आपने घर में बना करके रखी घर हुई में है। भी टमाटर की चटनी बना के रखी हाँ, तो जाती है। उसको भी अगर आपने रखा है, कुछ तीखी है या कुछ तीखी मीठी सी है, जो भी आपको अच्छा लगता है तो वो आप लगा सकते हैं। और नहीं तो बिल्कुल सादा है, उसमें नमक अजवाइन भी आप डाल सकते हैं, आप ऐसे ही खा सकते हैं। क्या बात है। हाँ, तो ये लेकिन हल्के हाथों से इसको सेकना है और हल्के हाथों से इसको बेलना भी है, क्योंकि अगर ज्यादा जोर से अगर उसको बेल देंगे तो फिर वो हाँ खराब हो जाएगा। जी। अब पराठा बनाने के बाद कुरकुरे बना लिए जाएं। हाँ, बनाइए। ये घर पे बने हुए कुरकुरे हैं। हाँ, 1 कप कुरकुरे बच्चों को बड़े बड़े पसंद आते हैं। हाँ, मतलब ये एक तरह से नमकीन है, ये वो बाजार वाले कुरकुरे नहीं है। 1 कप पोहा या चूड़ा जिसे कहते हैं, उसे मिक्सर में बारीक पीस लेना है और 1/4 कप बेसन इसमें अच्छे से मिला लेना है। ये जो आटा मिला है हमें पोहे का, और इनका आटा बनाना है, गूंथ लेना है यानी। अब पैन में 1 कप पानी डालें, आधा छोटी चम्मच नमक पानी में उबाल आने पर गैस बंद कर दें। अब इसमें आटा डालते हुए मिलाते जाएं। अच्छा, हमें गूंथना नहीं है, वो जो हमने मिश्रण बनाया है ना, जो सूखा पाउडर, उसे अब आटा डालते हुए उसे मिलाते चलना है और तो ये हलवे की तरह दिखने लगेगा। हाँ, यानी कि एक तरफ से आपको मिलाते जाना है और एक तरफ से डालते जाना है पानी में। अब आटे को 5 मिनट तक ढककर रख दें। इसमें 1/4 कप अरारोट या कॉर्नफ्लोर का आटा मिलाएं। अब अच्छे से दूसरे बर्तन में निकाल लें। हाथ में तेल लगाकर मसल कर इसे गूंथ लें और फिर पतले पतले लंबे आकार में बनाकर इन्हें तल लेना है, धीमी आंच पर, मध्यम आंच पर। पहले 3 से 4 मिनट तक आधे ढक कर रखें, नहीं तो ये होगा क्या, जब तेल में डालेंगे तो ये चटक कर बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद गोल्डन ब्राउन होने के बाद इन्हें आप बाहर निकाल लीजिए। और ये एक चीज ध्यान रखनी है कि आटा जब इसका मिश्रण बनाएंगे, आटा बनाते समय जितना पोहा है उतना ही पानी ले, तो गीला रहेगा वो, तो जो कुरकुरे जो नमकीन बन रहा है ना, ये अच्छी तरह से चटक जाएंगे। जी। अब 1 छोटा चम्मच चाट मसाला और 1 छोटी चम्मच कश्मीरी मिर्च मिला दें इस नमकीन पर। फिर इन्हें उस पे जो हमने नमकीन जो तली है, उस पे डाल लें। हाँ, तो जिसको पसंद है वो उसमें मिर्च डालें, या फिर ना पसंद है तो आप इसे सादा भी खा सकते हैं, या अपने मनपसंद जो भी फ्लेवर आपने तैयार किया है उस पे भी आप डालकर मिला सकते हैं। तो ये घर में जो बने हुए कुरकुरे होते हैं ना आकांक्षा, बहुत अच्छे होते हैं। ये जिंदगी उसी की है जो
फिर कहाँ ये रात दिन आ रही है ये सदा आ रही है ये सदा मस्तियों में डूब जाए जिंदगी उसी की है जो किसी का हो गया प्यार ही में खो गया ये जिंदगी उसी की है। जो हमने बात की थी ना आकांक्षा रोकने टोकने वाली, तो एक बड़ा प्यारा सा कमेंट है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि हमारी बेटी भी हमेशा बोलती रहती है, रात ज्यादा हो गई है, अब आप मोबाइल बंद कर सो जाइए, आपको सुबह टहलने भी जाना है। हाँ भाई ये जो दृश्य है ये हर घर में आजकल आम सा हो गया है। हाँ अच्छा, रोकने टोकने की बात पर एक हमारी सखी कह रही है हाँ कि रोकना टोकना दो तरह के होते हैं, अच्छा और बुरा। एक सीमा तक रोकना उचित है, जैसे छाता लेकर घर से निकलिए, जल्दी घर आ जाना, हेलमेट साथ लेकर चलो, गाड़ी धीरे चलाना, और ऐसे अनेक तो होते हैं जो हमारे फायदे के लिए होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है वो हमेशा टोकते रहते हैं, तो अत्यधिक टोकने से बच्चों में आत्मविश्वास की कमी होती है और अधिक रोक टोक करने से रिश्तों में भी कड़वाहट घुलती है। जी, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है, लेकिन बात यह है कि इस पर अमल करने की भी जरूरत है। हाँ? और अब व्यंजन हम बना रहे थे। हाँ जी, सूजी वेज रोल्स ये बताते हैं अपने श्रोताओं को। तो 1 कप बारीक सूजी आपको लेनी है, अगर बारीक नहीं है, मोटी वाली है, तो आप उसको थोड़ा सा मिक्सर में चला लेंगे तो वैसी हो जाएगी जी। इसके साथ आधा कप दही लेना है, नमक अंदाज से ले लीजिए, 1/4 बेकिंग सोडा, मतलब 1/4 चम्मच, छोटे चम्मच बेकिंग सोडा, और सबको इसको मिलाना है और मुलायम सा गूंथ लेना है, 10 मिनट के लिए रख देना है। फिर हाथ में हल्का तेल लगा लीजिए, थोड़ा सा और इसको मसल के अच्छी तरह से गूंथ दीजिए। और इस आटे को क्या करना है कि आपको 2 भागों में बांट देना है, लोई बनाना है, यानी कि इसकी लोई जो रहेगी वो थोड़ी सी बड़ी रहेगी। जी। जो आपने आटा लगाया है उसकी 2 ही लोइयां बनेंगी। अब जो इसमें हम भरावन बनाते हैं यानी कि स्टफिंग्स के लिए आधा कप कटी शिमला, देखिए इसमें तो जो सब्जियां हैं ना वो आप अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हैं। आधा कप कटी शिमला मिर्च, आधा कप ग्रेटेड फूल गोभी यानी कद्दूकस किया हुआ, और 1/4 कप ग्रेटेड गाजर यानी कद्दूकस किया हुआ, और थोड़ा सा अदरक ले लीजिए उसका पेस्ट, और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई जैसा आप तीखा खाते हैं, और 1/4 चम्मच कुटी हुई काली मिर्च, नमक अंदाज से, हरा धनिया थोड़ा सा ले लीजिए बारीक कटा हुआ, और सबको इनको आपको मिलाना है। और एक जो लोई हमने बनाई थी उसको पतला आयताकार शेप देते हुए उसको हमें बेलना है। इसमें 1 चम्मच पिज्जा सॉस, जैसा कि हमने बताया कि थोड़ा सा फ्लेवर के लिए अच्छा रहता है, अच्छा टेस्ट आता है, बच्चों को भी बड़ा अच्छा लगता है जी, उसको फैला देना है, और इस पर पतली परत सब्जियों की आप फैला दें। फिर इसको रोल कर लेना है आपको, यानी कि ये एक लंबाई में रोल की तरह हो जाएगा, और इसको किनारे से दबा देना है, और फिर स्टील की छन्नी में इसको रख दीजिए। थोड़ा सा स्टील की छन्नी जो है उसको ग्रीस कर लीजिए, हल्का सा उसमें तेल लगा दीजिए, और फिर रोल्स जो आपने बनाए हैं दोनों उसको रख दीजिए। अच्छा, रोल्स जो किनारे हैं उनसे थोड़े खुले हुए होंगे तो उसको आप हिसाब से मोड़ दें, और किसी बर्तन में फिर आप पानी गर्म करें, उसके ऊपर ये जो छन्नी है उसको रख दें, 15 मिनट तक स्टीम कर दें। ठंडा होने के बाद इसे छोटे छोटे टुकड़ों में आप काट लें, और फिर इस पे जो तड़का है वो आप अपनी पसंद से लगा सकते हैं, यानी कि करी पत्ता जिन्हें पसंद है, राई पसंद है, और थोड़ी सी हरी मिर्च जो लंबी कटी हुई रहे इस तरह से। और जीरे से भी अगर आप करी पत्ता राई से तड़का नहीं लगाना चाहते हैं तो जीरा ले सकते हैं, और या तो फिर राई और करी पत्ते से लगा दीजिए। जीरा और करी पत्ता, कुछ लोग जीरा भी डालते हैं, राई भी डालते हैं और करी पत्ता भी डालते हैं, तो तड़के को फिर आप इसके ऊपर फैला दीजिए। और नारियल, अगर ताज़ा नारियल है उसको घिस कर अगर इसके ऊपर थोड़ा सा गार्निश करेंगे तो अच्छा लगता है। क्या बात है। और अब किसी का न हो सकेगा
भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। दुनिया चले उधर ही जिधर ये निगाह घूमे, शबनम को देख लो गर बनकर शराब झूमे। नशा ही नशा हो चाहो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। कहाँ ये दमकता मुखड़ा, कहाँ ऐसा नूर होगा, जिसने बनाया तुमको उसे भी गुरूर होगा। खुदा की अदा हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा। तुम्हें जो भी देख लेगा, किसी का न हो सकेगा। परी हो भला हो क्या हो तुम, तुम्हें जो भी देख लेगा। और अब कार्यक्रम का वक्त पूरा हो रहा है आकांक्षा। सभी को संगीता श्रीवास्तव और आकांक्षा सिंह का नमस्कार। सखी सहेली